चलिए, आज जो हम पेपर करने वाले हैं वो होगा IN मेंस 2018। अब हमने देखा कि बहुत आसान प्रश्न। देखो, आसान के दो मायने होते हैं। पहला तो ये होता है कि आपने जो पढ़ा वो आप ठीक कर पा रहे हैं। दूसरा ये होता है भले ही आपके सामने उदाहरण नहीं आए हों, पर वो इस ईयर्स में किसी न किसी इस पेपर के साथ में ऐसा ही कुछ है। और ये इसके साथ ही नहीं, तो जो मुख्य परीक्षाएं लगती हैं, चाहे वो RS मुख्य परीक्षा हो, चाहे APO मुख्य परीक्षा हो, चाहे RJS हो, EN हो, इन सब में जो ग्रामर वाले बेसिकली जो क्वेश्चंस आते हैं वो 99 एक हो सकता है, रिपीट नहीं, 99 रिपीटेड है। तो आपका संकट ये होता है, आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के हैं, तो मैं मान के चल रहा हूँ कि ये क्लास IN वाले देख रहे हैं, इसलिए आपने हिंदी पढ़ी। जब आप कहीं से कोर्स लेते हैं या कोई किताब पढ़ते हैं, उसमें पहला टॉपिक संधि पढ़ते हैं। संधि के टोटल 150 नियम आप पढ़ते हैं, उदाहरण पढ़ते हैं, आ जाते हैं, लगता है कि हमसे तो ना हो पाएगा। ने बैच में तो ये बात बताई ही है, आपको भी बताता हूँ। आप सिलेबस को नीचे से शुरुआत कीजिए। जैसे निबंध लिखा हुआ है, उसमें कोई पहले से कोई तुरंत नहीं है जिसने निबंध अच्छे से किया हो, सारे एक लेवल पे हैं। निश्चित फॉर्मेट है, निश्चित फैक्ट है, लिखने के तरीके सीख लीजिए। फिर निविदा, अधिसूचना, पत्र, जो कंपोजिशन पार्ट है उसको कर लेंगे तो ग्रामर के 20 नंबर के पीछे बहुत ज्यादा भागने की जरूरत नहीं है। इसकी मैं की बताऊंगा आपको, वो कर लेनी है। आज हम इस पेपर को देखने वाले हैं जो IN का आपके एग्जाम, साथ ही साथ आप लोगों को कुछ लास्ट में आपको कुछ हिंट और दे दूंगा जिससे आपके फायदा हो जाए कि हाँ ऐसे ऐसे कर लेंगे तो कम से कम आपके मार्क्स ठीक आ जाएंगे। सबसे पहले आप इस पेपर को रियली फील कीजिए। हिंदी कंपलसरी पेपर है ये मुख्य परीक्षा का है 2018 में जो लगा। जो ग्रामर वाला पोर्शन है इसमें आपको मैं अभी बहुत सारे उदाहरण बताऊं, नियम बताऊं, उसका कुछ नहीं है। तो इसका रीजन ये है कि जैसे से हम आगे बढ़ते जाएंगे, कंपोजिशन पार्ट में आएंगे, निबंध कैसे लिखते हैं, निविदा अधिसूचना कैसे लिखी जाएगी वो ज्यादा कारगर हो जाएगी, प्रलोभन कैसे लिखा जाएगा, कैसे किया जाएगा। पहला जो पोर्शन है इसका संधि से पहला क्वेश्चन आपको आएगा, और उम्मीद ये भी कि इस बार भी आपको संधि का पहला क्वेश्चन मिले। इसमें दो प्रकार के क्वेश्चन मिलेंगे। पहला मिलेगा संधि दी हुई होगी, उसका शब्द बनाना है, और दूसरा शब्द दिए हुए होंगे, उसका आपको संधि विच्छेद करना है। बहुत स्ट्रेस में आने की कोई खास जरूरत नहीं है, हो तो ठीक है, नहीं हो तो आप कम से कम PYQ जरूर देख के चले जाएं। क्योंकि जैसे मान लो ये नदी अर्पण और वर्षा ऋतु क्वेश्चन है, ये उसी साल जब RS मुख्य परीक्षा लगी थी उसमें देखो पहला क्वेश्चन ही यही है। तो कम से कम PYQ जो साल के देख के चले जाएं, तब आपके लिए सहूलियत हो जाएगी। और आगे मैं आपको बताऊंगा। तो नदी और अर्पण, अब जिनको रूल पता है ठीक है, नहीं पता तो ये PYQ जिसने किया हुआ है इसका सीधा सीधा क्या हो जाएगा, नदी अर्पण। तो आप क्या करेंगे, इसको लिखने का थोड़ा तरीका भी मैं बताता हूं। यहां बराबर का निशान होगा, यहां लिखना ज्यादा आकर्षक भी नहीं लगेगा और थोड़ा सा ऐसे होच पोच भी हो जाएगा। नीचे देखो यहाँ जगह लिखी हुई है, तो आप इसके जस्ट नीचे नंबर 1 यहाँ पे लगा के लिख दे। यहाँ पे नंबर 1 पहले का उत्तर, और फिर यहाँ पे चाहे दूसरे का उत्तर लिख दे। कुछ लोग ऐसे करते हैं, कुछ लोग कहते हैं पहला और यहाँ पे मान लो उसने दूसरा लिख दिया सेकंड। वो आपकी सहूलियत है, जैसा ठीक लगे वैसा लिख सकते। अब इसका उत्तर क्या हो जाएगा, नद्देर्पण। हो सकता है वापस भी रिपीट हो जाए, तो नद्देर्पण। ए बन गया। और ये सवाल बार बार परीक्षा में आता है, हमारा मन करता है इसको वर्षा ऋतु कर दे। समझ में आ गया ना। तो क्या हो जाएगा, ये RS मुख्य परीक्षा में भी आया था, नंबर 2 लगा के इसके क्या लिख के आएंगे। अब ये लिखने में ऐसा लगेगा आपको यार ये हो ही नहीं पाएगा, और ये बहुत ऐसा लगेगा कि यार
जानबूझ के कि यार एक बार मौका मिल जाए तो हम इसको इस प्रकार से कर दें तो वर्षित हो जाएगा। ठीक, ये हाँ ये तू ही है, देख लेना इसको। आगे बढ़े, दूसरा सवाल। अब संधि विच्छेद करना है। अब देखो एक यहां रिपीट हुआ उसी साल की मुख्य परीक्षा का। अब ये शब्द है संधि विच्छेद करना है। मैं बहुत ज्यादा नियम बताना उनमें समय चला जाएगा, वो पटवारी की क्लास में भी बताए जाते नहीं है। हम केवल तुम आपको समझाना चाह रहा हूँ वो ये कि हम जो कंपोजिशन पार्ट है उसको कैसे डील करें। अब तद्रूप शब्द है, सुषुप्ति शब्द है। उसी साल जो RS 2018 लगा उस पर आप आएंगे तो ये देखो ये तद्रूप शब्द, यहाँ पे इसका भी सेम संधि विच्छेद करवाया था उसी टाइम में। देखा, तात्पर्य ये है आप जब भी इन शब्दों को करें कम से कम देश में नहीं आए, संधि होगी 2 नंबर की, ठीक है, नहीं होगी तो छोड़ देंगे, आगे बढ़ जाएंगे। तो तत् प्लस रूप, और रूप में क्या जाएगा, रूप बढ़ा जाएगा। समझ आ गया, द में बदल जाएगा। सुषुप्ति में आपको पता है कि ये साय ये सुप्ति है तो सु प्लस सुप्ति हो जाएगा। सवाल आपके संधि वाले इस प्रकार से कर सकते हैं कि आप कैसे इसको डील कर लेंगे। सुपसर्ग भी इसमें और सुप्ति इसमें शब्द हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसको ऐसे सु लगा के बीच में प्लस का निशान और सुप्ति। मैं ऐसे देसी तरीके से बता रहा हूँ क्योंकि मोस्टली बच्चे इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के, उनको पता नहीं यार हिंदी में क्या ये रूल में उनको नहीं आ रहा, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। आप तो इस साल जो मुख्य परीक्षा का पेपर लगा RS का वो, या फिर टेलीकॉम PSI का लगा वो, या कोई भी जिसमें हिंदी आ रही हो 5-4 पेपर देख के चले जाओ। जो 2 नंबर का आपके 3 नंबर का संधि आ रहा है 2 नंबर उससे सही हो जाएंगे। नहीं रूल याद हो रहे, कम से कम उदाहरण रट के चले जाओ कि ये आए तो तद्रूप का तत् प्लस रूप बताया, ये कहीं कहीं मिल जाएगा आपको। ऐसा करके ये प्रयास आपके लिए, बैच वाले बच्चों के लिए स्पेशल मुझे करना ही है। अब उनको PYQs कम से कम 2013 से लेके अब तक की मुख्य परीक्षाओं के वो सोल्व करवा दूंगा ताकि क्लियर ही हो जाएगा, उसमें आएगी नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है। अब समास वाले को मुझे कोई बहुत ऐसी जरूरत है नहीं क्योंकि आपके अभी समास टॉपिक हटा दिया है। ना ये RS में है तो कोई काम का नहीं है, ना ये IN में कोई काम का नहीं, ना ये PO में, इसलिए हम आगे। अब ये उपसर्ग वाले में भी 2 प्रकार के सवाल आएंगे। पहला आएगा कि बै और से 2 शब्द बनाने, और 2 शब्द ऐसे आएंगे जिसमें से आपको उपसर्ग अलग करवा देगा। लगभग 21-22 प्रकार के हैं जिनके 2-2 शब्द रट लीजिए। मैंने YouTube पे रटवा रखे हैं, आप चाहें तो कि 2-2 शब्द कैसे बनते हैं, जैसे बै के कौन से बन जाएंगे, वी के कौन से बन जाएंगे। समझ में आ गई बात? ये रट लीजिए, एक पेज में तैयार कर लीजिए कि बाय, तो कम से कम आपको 2 इसके उदाहरण, ज्यादा नहीं 2 उदाहरण, कि बखूबी और बै शर्ते ऐसे याद कर सकते हो। बै शर्ते लिख सकते हैं, नंबर 1 यहां जगह है, चाहे तो यहां भी लिख सकते हैं, चाहे यहां लिख सकते हैं ब शर्ते, और यहां पे ब खूबी, खूब बढ़ाएगा बखूबी। समझ आ गई बात? आप आसानी से लिखकर आ जाएंगे। अब ये कह रहा है कि निम्नलिखित शब्दों में प्रयुक्त उपसर्ग अलग करना है। अब अलग करना, तो ये वेग्र शब्द है तो V प्लस अग्र हो जाएगा, इसमें V शब्द आ गया और इसमें अधि शब्द आ गया। चाहे तो प्लस लगा के मूल शब्द भी लिख दे, या फिर इसमें उपसर्ग ही अलग करवा रहा तो आप चाहे तो उपसर्ग लिख के भी आगे बढ़ जाए। मैं वापस कह रहा हूँ कि ग्रामर वाला जो पोर्शन है इसको जितना फास्ट कर लेंगे उतना ठीक है, इसमें कोई बहुत ज्यादा कुछ इधर उधर नहीं हो जाएगा। अगर आपने इसको बहुत ऐसे रनिंग हैंड राइटिंग में भी V प्लस अग्र लिख के और भाग के आगे बढ़ गए तो भी समझ जाएगा, नंबर दे ही देगा। इसमें अगर आप बहुत अच्छे से अलंकार लगा रहे हैं, बहुत धीरे धीरे शब्दों को लिख रहे हैं, टाइम बहुत वेस्ट हो जाएगा। आगे लेंदी पेपर है, हम पर बात करने वाले। आगे बढ़ते हैं। ऐसा ही कुछ प्रत्यय का है तो आप इतना कर लीजिए, संधि, उपसर्ग और प्रत्यय, इन तीनों के केवल PYQs याद रखे जाने, आप इसके अलावा कुछ नहीं करना। अब ये कह रहा कि इल से और EL से एक एक शब्द बनाने हैं, तो आप एक एक शब्द याद करके चले जाए ऐसा, या कम से कम PYQs ये कई बार पूछ लिया होगा, इल और EL के शब्द, वो PYQs से आ जाएगा। तो इल से फेनिल शब्द बन जाएगा, फेनिल RS मुख्य परीक्षा में पूछा हुआ है, वापस से आप पेपर देखेंगे। और EL से सड़ियल है, दड़ियल है, हजारों शब्द आपको बता रखे हैं, याद हो जाएंगे। तो इसमें कोई मैं रूल्स पे नहीं जा रहा हूं क्योंकि पेपर सोल्व करेंगे। आगे वाला पोर्शन हमारा अब प्रत्यय अलग करना है। श्रेष्ठ तो खुद ही मूल शब्द है,
इसमें कोई प्रत्यय नहीं अलग होगा और पनीला में इला प्रत्यय अलग हो जाएगा। समझ में आ गया? इला 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 न देनी आपनी, वो इला अलग है। भी पर्यायवाची। अब पर्यायवाची में भी एक काम हमने कर रखा है, दो दो पर्यायवाची याद करा रखे हैं। जैसे मेंढक के पूछे तो आपको 50 शब्द है मेंढक के तो पर्यायवाची में, पर आपको तो दो वहां पे परीक्षा में काम में आना है। तो एक तो दादूर लिख के आ सकते हो, मंडूक लिख के आ सकते हो, भेक लिख कर आ सकते हो, वर्षाबू लिख कर आ सकते हो, पर आपको दो याद करने हैं। तो मेंढक के अगर पर्यायवाची आपसे पूछे तो एक तो दादूर, एक मंडूक कर सकते हो। कूप मंडूक तो हम शब्द यूज करते ही करते हैं, कूप मंडूक कुएं का। एक तो मेंढक का क्या हो जाएगा? दादूर, दादूर कर सकते हो। एक भी होता है, वर्षा भू भी होता है, एक हम कर सकते हैं मंडूक। ये कूप मंडूक है। असल में आपकी टेस्ट यहाँ नहीं है, टेस्ट आपका आगे होगा जब हम, ठीक आगे बढ़ते। 150 पर्यायवाची शब्द है, याद करवा रखे। भी आप इंजीनियर बन नहीं सकते, आप पहले से इंजीनियर हैं, में इंजीनियर बनने की जरूरत भी नहीं है। ग्रामर के 15-20 नंबर है, उनको पीवाई क्यूज से करके जाएं, आपका मैसेज आएगा कि सर मैं इसमें अगर आप लग गए ग्रामर में, संकट एक है राजा आती है, वो पटवारी में भी वही हिंदी आ रही है, आरएस मुख्य परीक्षा में भी वही हिंदी आ रही है। अब सर बेसिकली क्योंकि मुख्य परीक्षा नहीं पढ़ाते तो ग्रामर का जो है संधि उपसर्ग प्रत्यय, इसमें पूरी विद्वता आपको दिखाते हैं। ये रूल यहाँ हो गया, ये रूल यहाँ हो गया। पल्लवन में आएंगे, संक्षेपण में आएंगे, या फिर आप निविदा में आएंगे, वहां हाथ खड़े हो जाते हैं, वहां केवल नोट से काम चलते हैं। हमें उल्टा चलना है नंबर लाने के लिए, हमें कंपोजिशन पार्ट, निबंध, इनको बहुत अच्छा करना है। ग्रामर वाले को पीवाई क्यूज से करके जाएंगे क्योंकि अभी रूल सीखने का टाइम नहीं। तो वर्षाभू हो जाएगा, दादूर हो जाएगा, भेक हो जाएगा, मंडूक हो जाएगा, दो याद कर लो, ठीक है। अब मान लो ये दो पर्यायवाची कॉमन सेंस ही है कि एक नंबर का एग्जाम्पल के लिए आ रहा है, एक नंबर के लिए आप राघव प्रकाश जी के कम से कम 30 पेज याद करने की जरूरत कतई नहीं है। पीवाई क्यूज जो कि चल रहे हैं पर्यायवाची, उनको याद कर ले, काम चल जाए। करवा रखे 150 पर्यायवाची, उनमें से पक्का एक आएगा, ये बात मैं यूट्यूब पे बोल रहा हूँ। विलोम शब्द बताइए, तो ये अर्वाचीन 1000 बार पूछा हुआ है। अर्वाचीन का क्या हो जाएगा? प्राचीन हो जाएगा। और नमक हराम का नमक हलाल कई बार परीक्षा में पूछ ली, कोई बहुत स्ट्रेस में की जरूरत नहीं है। ये अच्छे शब्द हैं, बार बार पूछे जाते हैं। एक तो श्रवण और एक श्रमण। तो श्रवण का मतलब तो आपको पता है, श्रवणेन्द्रिय अपने कान को बोलते हैं, और श्रमण का मतलब होता है जो बौद्ध भिक्षुक होते हैं उनको श्रमण परंपरा भी तो चलती है। अपत्य और अपत्य 10 बार परीक्षा में पूछा। अपत्य का मतलब होता है संतान, अपत्य। और अपत्य क्या होता है? न खाने योग्य भोजन। जैसे मान लो कोई रोगी है, उसको बोले कि आप खट्टी चीज नहीं खानी, छाछ नहीं खानी है, तो छाछ उस रोगी के लिए अपथ्य हो जाएगी। और पथ्य क्या हो जाएगा? खाने योग्य भोजन। तो अपथ्य ऐसा खाना जो निषिद्ध है, प्रोहिबिटेड है, वो खाना ठीक नहीं है रोगी के लिए, उसको बोला जाता है अपथ्य। कुछ अपथ्य होते हैं, जैसे एक दूध के साथ में छाछ अपथ्य माना जाता है, समझ में आ गया ना? इस प्रकार नहीं खाने हो जाएगा। पीवाई क्यूज से सारे सोल्व हो रहे हैं। हाँ, वाक्यांश के लिए सार्थक सब ठीक ठाक क्वेश्चन आते हैं, हम इस पर काम भी कर रहे हैं, याद भी करवा रखा है। पहला सवाल है, हर एक काम में जरूरत से ज्यादा देर लगाने वाला दीर्घ सूत्री। और हाँ, ये प्रमाण है। कोई बच्चा चाहे कि सर ये कहां से है, मैंने सारे वर्ड बाय वर्ड ना करवा रखे बल्कि याद भी करवाए हुए हैं ऐसा करके। तो आप ऐसा, क्योंकि हो सकता है इंजीनियरिंग के बच्चों को ये लगे कि पता नहीं कहाँ पहाड़ है। जो हिंदी की हम तैयारी करवा रहे हैं, करते हैं जो बच्चे, उनके लिए तो बहुत बेसिक चीजें है ना, ये उनको वो हार्ड नहीं लगता है। आपके लिए हार्ड होगा, पर आपका इंजीनियरिंग का सब्जेक्ट उनके लिए पहाड़ है, ऐसा कुछ है। जिस पर आक्रमण किया गया हो तो आक्रांत होता है, करने वाला आक्रांता होता है, ये प्रक्रिया आक्रमण बोली जाती है। तो आक्रांत कौन हो गया? जिस पर आक्रमण कोई करे। और आक्रांता हो गया, हम पढ़ते हैं ना
विदेशी आक्रांताओं ने यहाँ पे ये सब कुछ किया। किसी प्रस्ताव का समर्थन करने की क्रिया क्या होती है? इस प्रस्ताव को मैं अनुमोदन करता हूं, अनुमोदन हो जाएगा। मैं लिखने से इसलिए बच रहा हूं कि मैं थोड़ा सा ज्यादा लगेगा। अनुमोदन जो कम बोलता हो, देखो वाचाल होता ज्यादा बोलने वाला, मित का मतलब कम होता है, भाषी का मतलब बोलने वाला। तो जो मित भाषी शब्द है, मित भाषी कम बोलने वाला, इनमें से एक तो इस बार भी रिपीट हो जाएगा, दोबारा से भी। अब ये थोड़ा सा आप लोगों के लिए नाइटमेयर की तरह है शब्द शुद्धि वाला, पर एक सीक्रेट इसका ये है, आप केवल 2012-13 के बाद के केवल 10 पेज पढ़ के चले जाएं जो PYQs के, सारे शब्द एक बार नहीं 10-12 बार रिपीटेड आपको मिलेंगे। यार यही शब्द मिल रहे हैं इनको, यही बार बार श्रृंखला शब्द है, उत्तरोत्तर है, प्रदर्शनी। तो श्रृंखला आप ध्यान रखेंगे, ये सब ऐसे नहीं लिखा जाता है, सब ऐसे लिखा जाएगा। हट्टा कट्टा में इन्होंने क्या किया, ये जबरदस्ती का फंसाया है, तो हो जाएगा हट्टा कट्टा। समझ में आ गई ना बात? ऐसे हट्टा और कट्टा। उत्तरोत्तर जो शब्द है तो आपका ध्यान इधर ही जाता है, उत्तर प्लस उत्तर शब्द होता है, मतलब डबलता आएगा बाद में भी, तो यहां पर डबलता इन्होंने लगा दिया, यहां भी एक तय और आएगा, तो ये हो जाएगा उत्तरोत्तर। प्रदर्शनी जो शब्द है ये प्रदर्शिनी लिख दिया, जबकि हम प्रदर्शन शब्द बोलते हैं, तो प्रदर्शन बेसिकली शब्द, तो प्रदर्शिनी क्यों करना है, तो ये नहीं आएगा, सीधा सीधा क्या शब्द आ जाएगा, प्रदर्शनी, प्रदर्शनी। आगे बढ़ते हैं, शुद्ध करके लिखना है। शब्द केवल संकेत मात्र है, तो देखो मात्र और केवल दोनों एक जगह आते नहीं है, तो शब्द संकेत मात्र है, और या फिर शब्द केवल संकेत है। केवल और मात्र, कृपया बैठने की कृपा करें, वो वैसा ही रिपीटेशन हो गया, अनावश्यक दूसरा शब्द इन्होंने डाला है। ईश्वर के अनेकों, ये बात आपको यही नहीं कि कहीं और जगह भी मिल जाएगी। अनेकों शब्द कहीं नहीं आता है, अनेक अपने आप में प्लूरल शब्द है, अनेक, तो ये अनेक शब्द नहीं होके अनेकों। ये वैसे ही इन्होंने कर दिया कि जो चिल्ड्रन शब्द है, चाइल्ड का प्लूरल चिल्ड्रन होता है, तो उसको चिल्ड्रंस कर देना, वो वैसा ही है कि अनेक शब्द अपने आप में प्लूरल है, अनेकों बोलना फिर वो इसके साथ जाति हो जाएगा। जो अपनी योग्यता के द्वारा कार्य करते हैं, योग्यता के द्वारा नहीं, योग्यता से कार्य करते हैं, वे अवश्य सफल हो। बालक को धोकर फल खिलाओ, बालक को धोने की जरूरत नहीं है, फल को धोना ये बहुत बार आता है कि बालक को काट कर ये खिलाओ, खरगोश को काट कर घास खिलाओ, बच्चे को काट कर टमाटर खिलाओ, ऐसा शब्द आता है। वो शब्द क्या, बस इसको इधर करके इसको इधर करना है, अर्थात बालक को फल धोकर खिलाने, न कि बालक को धोना है। ये तो हम वैसे सब, बालक को नहीं धोना है, फल को धोना है। अब मुहावरे हैं, 4 मुहावरों को वाक्य में सार्थक, और एग्जामिनर का बहुत इंटरेस्ट रहता है खासकर इस पोर्शन में। आजकल क्या है कि मुहावरे और लोकोक्तियां इतने प्रसिद्ध हो गए, पूछे मत आप, RPSC ऐसे पूछता, आपको नहीं पूछेगा, चिंता नहीं करें, क्योंकि वाक्य में प्रयोग भी करना है। पर हाँ, थोड़े से लेवल के आएंगे, स्ट्रेस में आप बिल्कुल नहीं आना है। आपको लगेगा इसको क्या पता, जब पेपर देके आएंगे तब आपको मेंस में आएगा, यार 2-3 मुहावरों का तो अर्थ ही नहीं पता था, वाक्य में क्या प्रयोग। खास बात नहीं, किसी को नहीं आ रहे वो हमें भी नहीं आते। स्ट्रेस 20-30 नंबर की ग्रामर आ रही है, आधे एक PYQs उसमें रिपीट होंगे, 10-12 नंबर आ गए, वाह। फिर आगे आपको मैं की बताता हूँ कि आगे नंबर कैसे। अंगारों पर लौटना बहुत सामान्य, संकटपूर्ण कार्य करना, इसका वाक्य में कैसे प्रयोग कर सकते हैं? वाक्य में आप अपने हिसाब से वैसे तो लिख सकते हैं, फिर सर्कस में शेरों के बीच में कार्य करना आसान नहीं है, अंगारों पर लौटना है, और भी कर सकते हैं आप।
क्या लिख सकते हैं? मैं लिखने में अनावश्यक टाइम, सर्कस में शेरों के बीच में कार्य करना आसान नहीं है, अंगारों पर लौटना है। क्योंकि ये पीडीएफ खुला हुआ है, अगर ऐसे नोट होता तो लिखने में थोड़ा सा और ठीक रहता, पर अब पीडीएफ में वो लिखेंगे तो फिर वापस मिट ही जाएगा। जैसे यहाँ पे लिख दिया कि शेरों के बीच में काम करना, फिर हम जैसे आगे बढ़ेंगे इसको साफ करेंगे तभी आगे आएगा। टक्का सा जवाब देना, मैं गया था मदद मांगने, टक्का सा जवाब दे दिया। रिफ्यूज करना अर्थ तुरंत साफ इनकार करना, वह इतना स्वार्थी है दूसरे के लिए कुछ नहीं करता है, और मदद मांगने जाते हैं तब टक्का सा जवाब दे देते। आसान है। पट्टी पढ़ाना, ये जब आपकी शादी हो जाएगी तब घर में जरूर आपको ये शब्द सुनने को मिलेगा, बहुओं ने पता नहीं बहू आने के बाद में क्या पट्टी पढ़ा दी। अब वो बात ही नहीं करता हमसे। पट्टी पढ़ाना तो गलत राय देना, इस शब्द का ये अर्थ है। अब इसको चाहे तो आप खुद से ले ले कि बहू ने पता नहीं क्या पट्टी पढ़ाई है, बेटा आजकल हमसे कटा कटा रहता है, या उसके शरारती दोस्तों ने उसको पता नहीं कैसी पट्टी पढ़ाई है, तो स्कूल जाने के बजाय आवारागर्दी करता है। बात सेम ही है, लिख सकते हैं। दाल न गलना, दाल न गलना मतलब ऐसे नहीं कि दाल हार्ड है इसलिए गल नहीं रही है, बात नहीं बनना कि भाई उसने खूब कोशिश करी बॉस को रिझाने के लिए, पर उसकी दाल नहीं गली और बॉस ने प्रमोशन स्वीकार कर दिया। आंखें पथरा जाना, बोलते उसकी प्रतीक्षा करते करते मेरी आंखें पथरा गई, अर्थात तो बेटे की प्रतीक्षा करते करते वृद्ध माता पिता की आंखें पथरा गई, सामान्य सा। छठी का दूध याद आना, जब सबको पता इंजीनियरिंग वाले ने खूब इसको छठी का दूध याद दिला दें, संकट में डाल देना। इस बार आईएएन मुख्य परीक्षा का पेपर ऐसा आएगा कि आपको छठी का दूध याद दिला देगा, नहीं आएगा, आसान आएगा। ग्रामर से कोई डिसाइड ही नहीं होगा वो किसका सिलेक्शन होगा किसका नहीं, ऐसी बात है। अब 4 लोकोक्तियां उनका प्रयोग करना, इसका मतलब इस पीवाईक्यू को देखने के पीवाईक्यूज को देखने में आपको एक चीज और समझ में आती है, ये इतनी इंपॉर्टेंट है कि आपको समझ में आता है कि मुहावरे लोकोक्ति थोड़ा ठीक से पढ़ के जाना है। मैंने यूट्यूब पे करा रखे हैं उसको भी, ये सारे यूट्यूब पे करा रखा। हाँ, लगभग आपको हिंदी की बहुत मैराथन मिलेंगी। इसको ऐसा है कि मेरे बहुत कोई संकट नहीं है फाइनेंशियल, तो मैंने आईएएन मेंस का बैच चला रखा है, वो ज्वाइन कर सकते हो आप कि भाई मैंने तरीके से करवाया वहां पे। मैं इस चीज को समझते हुए कि इंजीनियरिंग वालों का हिंदी कमजोर होता है और उनको अनावश्यक रूल नहीं रटवाने, उनको गली निकालनी है, और जहां स्कोरिंग कुछ पोर्शन है उसमें उनको स्कोर करवा दें। जैसे निविदा रटवा देंगे 10 नंबर आ जाएंगे, बजाय की संधि समास उपसर्ग प्रत्यय रटवाएं आपको, चाहे तो वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। प्ले स्टोर में आप इंडियन एजुकेटर लिखेंगे तो आपको आईएएन मेंस का बैच मिल जाएगा। या तो ये कर सकते हैं या इस नंबर पे मेरे से बात भी कर सकते हैं, तो बच्चे इसका फायदा उठा भी रहे हैं। इंडियन एजुकेटर ये नंबर, ठीक है। खरी मजदूरी चोखा काम लोकोक्ति है, इसका मतलब पूरा पारिश्रमिक देना, आपको पूरा काम ले लेना कि भाई जब कोई कामगार थोड़े कम पैसे के लिए तैयार नहीं होता है तो कह सकता है अपना तो यही काम है भाई, खरी मजदूरी चोखा काम, पूरा काम करेंगे मजदूरी भी पूरी लेंगे हम। लोहे को लोहा काटता है, इसका मतलब क्या है कि टिट फॉर टेट ले सकते हैं, या फिर ऐसा लग सकता है आतंकवादी जो है आतंकियों से निपटने के लिए कड़े कदम उठाने होंगे, क्योंकि लोहे को लोहा ही काटेगा। 9 नगद और 13 उधार, इसका मतलब है कि यदि लाभ आपको शीघ्र मिल रहा है भले कम हो, वो ज्यादा ठीक है बजाय कि बाद में। इसका उदाहरण थोड़ा जैसे मान लो कोई भी लंबा ले सकते हो कि भाई मेरा जो बिजनेस है वो आजकल अच्छा चल रहा है, मैं त्वरित लाभ में ज्यादा विश्वास करता हूं न कि 9 नगद और 13 उधार में। एक हाथ से ताली नहीं बजती है, ये तो टीचर ने कई बार आपको डांटते हुए कहा भी होगा क्लास में, अरे अरे गलती दोनों की है, एक हाथ से नहीं बजती है। पति पत्नी के बीच में झगड़ा होता है, किसी एक को पूरी तरह दोषी ठहराना गलत है, क्योंकि एक हाथ से ताली नहीं बजती है।
नहीं बजेगी। कई बच्चे शैतान जो बजाने की ट्राई करेंगे पर नहीं बजेगी। सावन हरे न भादो सूखे, कई बार आ चुका है परीक्षा। इसका मतलब ये है हमेशा एक ही चाल ढाल में रहना भाई। मुंह में चांदी की चम्मच लेके पैदा हुआ है, उसके कहीं कोई समस्या नहीं है। हमेशा सावन हरे न भादो सूखे की स्थिति है उसकी। न रहेगा बांस न बजेगी बांस। इसका मतलब है कि भाई विवाद को ही खत्म कर देना। अर्थात जैसे ऐसा उदाहरण ले सकते हैं कि पंचायत ने गांव के विवाद को सुलझाने के लिए रास्ते का अतिक्रमण हटवा दिया। अब विवाद का कारण रहा ही नहीं है, अर्थात न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। ये समानार्थक ये पारिभाषिक शब्दावली है। इसमें थोड़ा सा आपको स्ट्रेस आ सकता है। इसका रीजन ये है आपने जो शब्द देखे हैं उनका यहाँ पे थोड़ा सा अलग अर्थ निकलता है, क्योंकि वो प्रशासनिक शब्द होता है। तो अक्स ऑफिशियो आपने देखा होगा कि ये राज्यसभा के अक्स ऑफिशियो चेयरमैन है पदेन। प्रोरोगेटिव का मतलब क्या होता है? परमाधिकार, या आप विशेषाधिकार लिखेंगे तो भी सिमिलर है, चल जाएगा। परमाधिकार, परमाधिकार यहां लिख सकते हैं क्योंकि आगे खिसकाना नहीं पड़ेगा इसको। ट्रीटमेंट का मतलब छटनी, ये शब्द आप इंजीनियरिंग के हैं, प्राइवेट सेक्टर में देखा ही होगा कि बहुत सारी छटनी होने वाली है। अप्रेंटिसशिप क्या होती है? शिक्षुता। इंडेमिनिटी क्या होती है? क्षतिपूर्ति, ये मिलती है इंडेमिनिटी, क्षतिपूर्ति। एब्डिकेशन होता है पद त्याग, पद त्याग। एक्सीलरेशन होता है त्वरण, ये तो आपको पता है। सबजुडाइस होता है न्यायाधीन, ये शब्द है। इनमें से एक आध आपको जाएगा दोबारा से परीक्षा में, और वैसे रिपीट होते हैं। ठीक, अब हम चलते हैं अगले पोर्शन की तरफ। ये है असल में मार्क, देखो 50 नंबर का है ये, ठीक है, इसको हम अच्छे से देखते हैं। ये पार्ट बी, मुख्य परीक्षा यही है, इसी का नाम मुख्य परीक्षा। जो हम देखते हैं वो मुख्य परीक्षा नहीं है, कि वो केवल और केवल अपनी वनडे परीक्षा की तरह है। कई सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, उनमें से अपन करके आते हैं। पार्ट बी जो है, अच्छा पहले पार्ट से आपको क्या सीख मिली? ये जो व्याकरण वाला पोर्शन है, आप में कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसने पहले जैसे परीक्षा की तैयारी की इसमें हिंदी आ रहा हो और व्याकरण का पोर्शन के लिए तो कोई कठिन टास्क नहीं है। उनको ये लगता है कि यार नहीं, बहुत टीचर का रीजन इन जैसी परीक्षा के बच्चे को फिर अब रूल में उलझा रहे हैं तो वो सीख नहीं पाएगा। हाँ, 1 साल का समय हो तो आराम से सिखाया जा सकता है, तो क्यों ना उसकी बजाय इस पर फोकस करें। देखिए ये 50 नंबर जो है, इसमें संक्षेपण का आपको तरीका बता दिया जाए, आपको भाव विस्तार का तरीका बता दिया जाए कि आप ऐसा कर सकते हैं, आपको एक कार्यालय पत्र का फॉर्मेट रटवा दिया जाए कि यार ये काय लिख के आना, कम से कम 4 नंबर तो। आपको निविदा का फॉर्मेट रटवा दिया जाए कि कुछ भी है लिख के आना है। इसमें जहां तक मैं समझता हूं आपके बहुत ज्यादा वर्ड बाय वर्ड आपसे ट्रांसलेशन नहीं हो रहा है, तो भी आप उसके भावार्थ को करके ट्रांसलेट करेंगे। अब ये देखिए, ये जो 20-30 नंबर का मामला है, 20 पूरी ग्रामर निपटती है एक निबंध में। कोई मान लो ग्रामर की तरफ बिल्कुल नहीं जा रहा है, ज्यादा समझदारी नहीं है, बिल्कुल नहीं जाना भाई, क्यों देख के जाने, उसका तरीका मैं बताऊंगा आपको। ये बात सारी यूट्यूब पे बताते हैं तो फिर उस बात को खंडन होता है उसका, कैसे पढ़ेंगे। अब किसी को अगर आपने निबंध लिखने का तरीका बताया
आप ऐसे शुरुआत करें, इतना कंटेंट आप इसमें लिख कर आए, कुछ कोटेशंस 5-10 याद कर ले, फिक्स निबंध हैं जो आने ही आने आपकी परीक्षा में, वो थीम डिसाइड कर लेते हैं कि जैसे हमने थीम निकाली साइंस एंड टेक्नोलॉजी की, चाहे स्पेस पर आए, चाहे डिफेंस पर आए, चाहे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आए, चाहे मशीन लर्निंग पर आए, आपको साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए ये 2-3 कोटेशन लिख के आने, ये कुछ रिपोर्ट लिख के आनी है, कुछ डाटा फैक्ट। फिर एक हमने ले लिया इन्वायरमेंट का, पर्यावरण का, चाहे ग्लोबल वार्मिंग पर आए, चाहे ओजोन पर आए, चाहे जल संकट पर आए, चाहे दिल्ली के पोल्यूशन पर आए, सेम। एक राजस्थान की कैटेगरी, एक आर्ट एंड कल्चर की कैटेगरी। आर्ट एंड कल्चर का मतलब फेयर पर आ गया, फेस्टिवल पर आ गया, कोई राजस्थान पर एक आना लगभग निश्चित होता है, आप उसको से डील कर लेते हैं। राजस्थान में पर्यटन का विकास आ गया, देखो राजस्थान पर आएगा तो पर्यटन आ चुका है, तो राजस्थान में ऊर्जा की संभावना ये आएगा। और तो कुछ खास मुझे लग नहीं रहा कि जो निबंध लिखने लायक आ जाए, या तो एनर्जी टॉपिक पढ़ के जाएंगे या पर्यटन पढ़ के। सबसे मजे की बात है आप दो ऑप्शन मिलेंगे, उसमें से कोई एक आपको, ये हो गया। मुझे ऐसी उम्मीद है कि एक आपको अगर राजस्थान पर आया तो दूसरा आपको कोई या तो नेशनल लेवल का मुद्दा आ गया, या फिर आपसे कोई इन्वायरमेंट का ऐसे पूछ लिया, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का पूछ लिया जाए, अरे अंतरिक्ष की यात्रा पर निबंध किया जाए, भारत का सामरिक क्षमता है उस, भारत के जो देशों के साथ जो उन पर थोड़ा घुमा फिरा के किसी पर्टिकुलर देश के साथ पूछना बहुत टफ होता है, क्योंकि जीएस का बिंदु चला जाता है। भारत और अमेरिका संबंधों की चर्चा की। आरएस मुख्य परीक्षा पेपर 2, आईएएस मुख्य परीक्षा पेपर 2 आईआर, आरएस मुख्य परीक्षा पेपर 3 में आईआर में चला जाता, निबंध नहीं पूछा जाएगा आपसे, वो जनरलाइज पूछा जाता है कि आप उस पर लिख पाए। तो मैंने कैटेगरीज जो आपको बताई हैं वो कारगर आप लिखें। अब देखिए, जैसे पहला जो बिंदु है अपना, ये इसको देखिए, किसी एक पर्टिकुलर पैराग्राफ का संक्षेपण या करवा देना बहुत समीचीन नहीं होगा, वापस उसका तरीका क्या हो सकता है। तो देखो, जनता के संपूर्ण जीवन को स्पर्श करने वाला छात्र धर्म है। ये कह रहा कि इस अवतरण को पढ़ें और प्रश्नों के उत्तर देने। आरएस में ऐसा नहीं होता है, और जबकि और भी परीक्षाओं में ऐसा नहीं होता है। वो इतना ही क्वेश्चन होता है जिसमें 2+8 होते हैं, 2+8। वो ये बोलते, एक तो शीर्षक लिख दीजिए इसका उचित, फिर उसका संक्षिप्त करके उसको लिखना है 1/3 वर्ड्स में। हमारे पास तो सीधा तरीका है, 2 लाइन ऊपर की, 2 बीच की, 2 नीचे की। आपके पास ऐसा तरीका तो एग्जामिनर के पास तरीका नहीं है क्या, 1.5 नंबर देने का? उसके पास में तो वो एग्जामिनर भी पहले स्टूडेंट रहा ही होगा, उसको पता है इस बात का। यूनिवर्सिटीज के प्रोफेसर, कॉलेज के प्रोफेसर आपकी कॉपी चेक करेंगे, वो हर दिन ऐसी कॉपियां चेक करते हैं जो कॉलेज में बच्चे लिख के आते हैं, सब पता है। कॉलेज वाले बच्चे कितने शैतानी करते हैं, उनको पता है कि वो कैसा लिख कर आते हैं, उनको वो नंबर कैसे देते हैं। आपकी कॉपी को वो पहले तो उस नजरिए से ही तो देखेंगे, कुछ भी लिख दिया तो कुछ भी दे देंगे उनके हाथ में। संक्षेपण जब भी आप करें तो उसका एक तरीका है, उस तरीके को मैं आपको बताना चाह रहा हूं। जैसे फिर आप चाहेंगे कि सर इनका पूरा और करवा सकता हूं। जैसे ये पूरा पैराग्राफ आपने पढ़ा है,
और ये कह रहा है कि जनता के संपूर्ण जीवन को स्पर्श करने वाला छात्र धर्म है। छात्र धर्म के इसी व्यापकत्व के कारण हमारे मुख्य अवतार राम और कृष्ण क्षत्रिय है। छात्र धर्म एकांतिक नहीं है, उसका संबंध लोक रक्षा से है। फला 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 करके पूरा पैराग्राफ लिख। अब पहला दिमाग में ये आता है, पहला सवाल हम डील करें, इस अवतरण का शीर्षक देके आपको इसको 1/3 में इसको करना है। अब आप यहां से अगर लाइन उठाएंगे कोई भी एज इट इज, तो वो तो फिर ठीक नहीं जाएगी ना। यहां में इन्होंने लोक शब्द यूज किया जनता, तो आप उसको लोक लिखें। समझ में आ गया ना। जब भी आप इस प्रकार का संक्षेपण करें, कम से कम उन शब्दों को देखो, 2-3 तरीके हैं, अभी आपको मैं क्लियर करूं ताकि थोड़ा ठीक हो जाए। इसे जब भी हम लिखेंगे तो नंबर 1 आपको यथासंभव, आपको पर्यायवाची बहुत सारे आते नहीं, तो जो पर्यायवाची शब्द है, पर्यायवाची कलिष्ठ नहीं, सामान्य शब्द, ऐसा का ऐसा नहीं लिख के आना है, वरना तो ठीक नहीं जाएगा। जैसे मान लो पहली लाइन को मैं आपको बताऊं इसका कैसे संक्षेपण हो सकता है। पर्यायवाची, दूसरा संभव होए तो वन वर्ड का प्रयोग आप कर सकते हैं। ये भी आपसे संभव नहीं होगा क्योंकि आपने बहुत ज्यादा ग्रामर नहीं पढ़ा हुआ। तीसरा कोशिश करें कि जो पूरा का पूरा लाइन लिखा हुआ है उसको ऐसा का ऐसा नहीं उतार के उसका सही में संक्षेपण करना होता है। जैसे आपको मैं पढ़ के बताता हूं फिर। जनता के संपूर्ण जीवन को स्पर्श करने वाला क्षात्र धर्म है। क्षात्र धर्म के इसी व्यापकत्व के कारण हमारे मुख्य अवतार राम और कृष्ण क्षत्रिय है। ये पूरी लाइन है। इसको हम कैसे कर सकते हैं? पहले तो शीर्षक का तनाव की शीर्षक कैसे दे इसका, 1 मिनट में पढ़ के इसका शीर्षक आपको बता। ये एकांतिक नहीं है, संबंध लोक रक्षा से। कर्म और सौंदर्य की योजना छात्र जीवन के जितने रूप में संभव है उतने रूपों में किसी जीवन में नहीं है। शक्ति के साथ क्षमा, वैभव, विनय, पराक्रम के साथ, शक्ति के साथ क्षमा, वैभव के साथ विनय, पराक्रम के साथ रूप माधुर्य, तेज के साथ कोमलता, सुख भोग के साथ पर दुख कातरता, प्रताप के साथ कठिन धर्म पथ का अवलंबन इत्यादि कर्म सौंदर्य के इतने अधिक प्रकार के उत्कर्ष योग को कहाँ घटा सकते हैं। दुष्टों का आदर, दीनों पर दया, दुष्टों के दमन आदि जीवन के अनेक रूपों का सौंदर्य दिखाई पड़ेगा। वहीं सर्वांग पूर्ण लोक धर्म का मार्ग होगा। छात्र धर्म पालन की आवश्यकता संसार में सब दिन बनी रहेगी, सब दिन बनी रहेगी। कोई व्यापार युग से नहीं हटा सकता। ये कह रहे हैं कि इसका एक तो शीर्षक देना आपको और फिर इसका ये यूनिवर्सल वर्ड नहीं जो मैं बोल रहा हूं कि हाँ ये का इसका उत्तर हो जाएगा, ये आपको क्या, पर हम संभावित कुछ इसके शीर्षक लिख कर आ सकते हैं। आपको लिख के क्या आना, बात संभावित पर की जा सकती है। जैसे छात्र धर्म लिखा, उसके बाद में लिख सकते हैं आप सर्वांग पूर्ण लोक धर्म। ये मतलब जैसे जैसे इसको लिखेंगे तब आपके दिमाग में क्लियरिटी ऐसे आ जाएगी कि यार हाँ ये इसका शीर्षक उचित बैठता है, बात की जाएगी। अभी 5 मिनट में ये अगर आपको बता रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि अभी आप पूरा ही 2 मिनट में सीख जाए। संभावनाएं उसको देखें, ऐसा शीर्षक उठाएं कि जिससे, जैसे छात्र धर्म तो है ही, ये आपको लिखना ही लिखना है, पर साथ में क्या हो सकता है, सर्वांग पूर्ण लोक धर्म। तो सर्वांग पूर्ण का मतलब इसमें सारी चीजें शामिल होगी, लोक धर्म है ये, तो ये इसका शीर्षक हो सकता है। अब मान लो संक्षेपण आपको करना है तो ऊपर की एक आध लाइन आपको बताऊं कि कैसे इसको आप संक्षेपण में ला सकते हैं। जैसे मान लो मैंने बोल दिया छात्र धर्म से जनता के, छात्र धर्म जनता के संपूर्ण जीवन से जुड़ा हुआ लोक रक्षा पर आधारित धर्म है। तो ये कह रहा है कि जनता के संपूर्ण जीवन को स्पर्श करने वाला छात्र धर्म है। व्यापकता के कारण हमारे ये फला डिमका हुए। अब इसी व्यापक स्वरूप के कारण रामकृष्ण जैसे अवतार क्षत्रिय माने गए। समझ में आ गई बात ही। फिर आगे उनका संबंध लोक रक्षा से है। कर्म सौंदर्य की योजना छात्र जीवन के जितने रूपों में संभव उतने रूपों में इसी जीवन में नहीं है। शक्ति के साथ क्षमा, वैभव के साथ में विनय, पराक्रम के साथ में
रूप माधुर्य, तेज के साथ में कोमलता, सुख भोग के साथ में परदुख कातरता, प्रताप के साथ कठिन धर्मपथ का अवलंबन इत्यादि कर्म सौंदर्य के इतने अधिक प्रकार के उत्कर्ष योग और कहाँ घट सकते हैं। क्या बोल सकते हैं इसको आप संक्षेपण में ले सकते हैं। तो ये धर्म केवल व्यक्तिगत साधना तक सीमित नहीं होकर, केवल व्यक्तिगत साधना तक सीमित नहीं होकर और सामाजिक उत्तरदायित्व से जुड़ा हुआ है। शास्त्र धर्म के जीवन में अनेक सौंदर्य कर्म सौंदर्य रूप दिखाई पड़ते हैं। इनमें से कुछ को आप लिख सकते हैं। बहरहाल आपके लिए थोड़ा सा क्लिष्ट हो गया, ऐसे तो ये तो पूरे दिन पढ़ाते पढ़ते रहते तो कुछ शब्द इनके पास आ जाए, कोई बात नहीं। शब्द हम एक 5-7 का अभ्यास करेंगे, आ जाएंगे। इस पर चाहेंगे तो अलग से मैं क्लास हिंदी की बोलते तो शायद नहीं लेता मैं। यहाँ 10 नंबर का मामला है, ये 10 नंबर सही में लो हैंगिंग फ्रूट्स हैं जिनको आप ले सकते हो। तो ये आप अच्छा फोकस। अगला जो अपना बिंदु रहेगा वो रहेगा किसी एक पंक्ति का हमें क्या भाव विस्तार करके आना है। और ये भाव विस्तार सही में बहुत इंपॉर्टेंट है। असल तो किसी भी व्यक्ति की जो असली परीक्षा है वो यही है कि आप इसको किस प्रकार से कर सकते हैं, कि आप इसको कैसे डील करेंगे, ये सबसे जरूरी। अब कोई अच्छा टीचर है या नहीं है, उसका जो पैरामीटर है वो ये है उसको भाव विस्तार पल्लवन कैसे अच्छा सा आता है। अब देखो किसी एक का करना है, मजे की बात है 10 नंबर पड़े हुए हैं। कितनी इंटरेस्टिंग बात है ये। 1 2 3 4 5 6 7 6-7 लाइन में आपको लिख के आना है। उससे अच्छी बात क्या है, आरएस में पूरा पेज मिलता है, उसको भर के आना होता है। तो ये कह रहा है कि जैसी संगत बैठिए तैसो ही फल दीन। थोड़ा कुछ समझ में आ रहा होगा अर्थ आपको। अब जैसी संगति में बैठेंगे भाई वैसा ही आपके कर्म, आपके फल, आपका व्यक्तित्व, आपका कृतित्व निर्धारित होगा। और दूसरा है जहां जहां सुमति तह संपत्ति नाना। और इसका अगला रूप क्या हो सकता है, जहां कुमति हो जाएगी आप पे संपत्ति नाश हो जाएगा। चलिए ये भी शायद हो सकता है आपको लगे कि नहीं समझ। 10-20 पल्लवन फिक्स हैं जो आने हैं परीक्षा में, वो आपको बता दिए जाएंगे। अब है कि जैसी संगत बैठिए तैसो ही फल दीन। ये कह रहा है कि ये वो सार्वभौमिक सत्य बता रहा है कि जो व्यक्ति के चरित्र, आचरण, उपलब्धियां आदि को उसकी संगति का प्रतिफल मानते हैं। तो हम कैसे शुरुआत कर सकते हैं इसकी, ऐसा लिखा जा सकता है इसमें कि ये जो बेसिकली पंक्तियां हैं उस सार्वभौमिक सत्य को निरूपित करती हैं कि व्यक्ति का चरित्र और उसकी उपलब्धियां उसकी संगति का प्रतिफल होती हैं। तो यहां तक ये बात समझ में आ गई कि इसका अर्थ आपने क्लियर कर दिया। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। सामाजिक प्राणी होने के नाते वो अपने बाह्य वातावरण से बहुत अधिक प्रभावित रहता है। अब जैसे आपका जीवन की संगति होगी वैसा ही आपको फल मिल जाएगा। आपको ये तो नहीं पता है कि इसमें कबीरदास जी ने कुछ लाइन कही है, तुलसीदास ने कुछ लाइन कही है, पर कम से कम कुछ लाइन तो रट सकते हैं कि इस प्रकार का है तो आप ऐसा लिख कर आ सकते हैं। जैसे मान लो कबीरदास जी ने कहा था एक पंक्ति, पूरी तो मुझे ध्यान नहीं आ रही है, कि साधु संगति गुण, साधु संगति साधु गुण बिन कहे मिल जाए। ये लाइन आपने लिख दी कि भाई कबीरदास जी ने ऐसा कहा है। आपको कोई और ऐसे उदाहरण समझ में आते हैं, जैसे कबीरदास जी का उदाहरण आपको समझ में आ गया, तुलसीदास जी का शुरू उन्होंने बहुत नॉर्मल तरीके से किया था और फिर उन्होंने बड़ा साहित्य सृजन किया। महाभारत का एक बहुत अच्छा उदाहरण आप लिख सकते हैं। कौरवों के साथ में कौन थे, शकुनी, और पांडवों के साथ में श्री कृष्ण, श्री कृष्ण की संगति। अशोक महान के बारे में आप लिख सकते हैं, वो बहुत क्रूर और आतताई शासक थे, अच्छी संगति के बाद में देखिए क्या कमाल कर दिया उन्होंने। खेल जगत में महेंद्र सिंह धोनी का उदाहरण लिख सकते हैं कि खिलाड़ियों को अच्छी संगति मिली, अच्छा नेतृत्व मिला, बारे न्यारे कर दिए उन्होंने। हाल इनका मतलब ये है कि आपको कम से कम 5-10 उदाहरण ऐसे दिमाग में रखने हैं जो आप लिख सकते हैं।
तो जब भी आप पल्लवन करेंगे, भाविस्तार जब आप करेंगे, इस भाविस्तार में आपको एक चीज ध्यान में रखनी है, वो ये है, पहला उस उक्ति का थोड़ा सा अर्थ स्पष्ट कर देना है कि क्या कहना चाह रहा है। ये 10-20 उक्तियां ही हैं, इनसे क्वेश्चन आना पक्का है। तो एक तो ये कि उसका अर्थ स्पष्ट कर देना है। दूसरा, कुछ अच्छे कथन, कोटेशन, एक आध, ज्यादा नहीं याद दे दूंगी आपसे, तो दिमाग में रखना है। और तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आपको इतिहास के, महाभारत, देखिए महाभारत ऐसा एक प्रसंग मान सकते हैं, ऐसी कोई उक्ति नहीं आएगी आपकी परीक्षा में कि महाभारत से उसका उदाहरण नहीं मिल सकता। खेल जगत ले सकते हैं, अब अनुशासन पर कोई बात आ गई, नेतृत्व पर कोई बात आ गई, आना फिराना आपको सिंह धोनी का, अनुशासन की बात आ गई तो विराट कोहली, कई सारे बतेरे उदाहरण आप इस पर है जरूरी। उसका ठीक ठाक से अर्थ स्पष्ट, एक आध कथन, कथन याद कर लेना, टफ नहीं है। इतिहास में जैसे आप अशोक का उदाहरण ले, कौरव पांडव का उदाहरण आपको समझ, कठिन दृढ़ परिश्रम पर इस प्रकार के उदाहरण आप लिखेंगे, ठीक ठाक मामला बैठ जाएगा। चलिए अब लिखेंगे। अब अगली पंक्ति है, जहां सुमति तय संपत्ति नाना, इसके आगे क्या है, और जहां कुमति तय विपत्ति निदाना, ये आदि पंक्ति है। इसका पूरा हम कर सकते हैं कि जहां कुमति है विपत्ति निदाना। अब जहां सुमति है तय संपत्ति नाना, सुमति का मतलब यहाँ पे क्या लिया है, अच्छी बुद्धि, अच्छा विवेक और नैतिक चेतना। वहां संपत्ति की क्या कमी है, तो ये अत्यंत गहन और शाश्वत सत्य है कि जहां सुमति होती है अर्थात सद्बुद्धि होती है, विवेक होता है, चेतना होती है, वहां संपत्ति कौन सी, यश है, सम्मान है, शांति है, प्रगति है, सुख है, ये बहुत सारे। जैसे परमानंद जी महाराज को सुन रहा था तो उन्होंने एक लाइन, किसी भक्त ने उनसे एक सवाल किया कि महाराज जी जो नॉनवेज खाते हैं, व्यभिचार करते हैं, मांस मदिरा का सेवन करते हैं, विदेशी लोग, यहाँ तो कोई चीज की कमी नहीं है। कहते हैं ना कि जो मांस मदिरा का सेवन करेगा, शराब पिएगा, व्यभिचार करेगा, वो सफल नहीं होगा जीवन में। तो कहा कि महाराज जी जो विदेशी लोग हैं, अमेरिका का उदाहरण ले लें, तो लोग तो ऐसा ही कुछ करते हैं, उसके बावजूद वो सफल क्यों है। तो उनका उत्तर बहुत अच्छा, उन्होंने कहा कि देखिए सफल को बोलते हैं कि आपके बैंक में सारा बैलेंस है वो, या लंबी गाड़ी है वो, या लंबा घर है, घर है आपके पास में, गाड़ी है, बैंक में बैलेंस पड़ा है, या मानसिक अशांति भरी पड़ी है, इस आप सफल किसको मानेंगे। या उसको छोटी गाड़ी है, बहुत छोटा घर है, बल्कि गाड़ी है ही नहीं और बहुत शांति है दिमाग में, ज्यादा सफल होता। आप गंगा जी के घाट पे जाके देखिए, हजारों अमेरिकन जो बहुत मतलब यूरोपियन बोल सकते हैं, विदेशी बोल सकते हैं, बस किसी चीज की कमी नहीं है, सब कुछ छोड़ छोड़ा के यहाँ वो संस्कृत पढ़ रहे हैं गंगा जी। हाँ हाँ, सुमति तह संपत्ति नाना, सुमति का मतलब अगर आपके पास में अच्छी बुद्धि है तो संपत्ति नाना, नाना मतलब बहुत प्रकार की, संपत्ति कैसे नाना हो सकती है। ये आपके बैंक बैलेंस की बात नहीं कह रहा है, ये बोल रहा है कि जहां आपकी बुद्धि अच्छी है वहां संपत्ति बहुत सारी है। और संपत्ति कौन सी, यश, सम्मान, शांति, प्रगति और सुख। असल में तो ये है, इसका मतलब है कि सुमति है वो है सही निर्णय लेना, दीर्घकालीन लाभ होंगे, नैतिक मार्ग पर चलना। अब सुमति, अच्छी सुमति और बुरी मति ऐसा बोल सकते हैं, कुमति, राम और रावण की ले सकते हैं। राम के पास में अच्छी सुमति थी, रावण के पास में कुमति थी। गांधी जी और अंग्रेजों का उदाहरण ले सकते हैं। जापान का उदाहरण बहुत अच्छा है, जापान के लोग
बहुत धैर्य से, शांति से, क्रिएटिव माइंड से अच्छा काम करते हैं। सुमति है तो सब फैल गए उनके पास में, यश है, वैभव है, सब कुछ। कलाम साहब का उदाहरण ले सकते हैं। अर्थात सुमति जो है बेसिकली अच्छी बुद्धि जो आपकी है, समस्त संपत्तियों की जननी वही है। देखिए, अगर आपके पास में धन है और विवेक नहीं है तो धन नष्ट हो जाएगा, पर विवेक अगर है पास में अपने आप, कुछ इस प्रकार का देखिए उदाहरण के साथ देख सकते हैं, आगे बढ़ते हो जाएगा। एक बार में तो आता नहीं भाई। मैंने आईएएस के लिए ऑप्शनल में हिंदी साहित्य पढ़ा लंबे टाइम तक, का विद्यार्थी हूँ, पढ़ता हूँ, वो बैचेज में पढ़ा रहा हूँ। मेरे पास कुछ शब्द है, हो सकता है आपके पास में कुछ अभी शब्द नहीं हो, उनके लिए आपको बहुत ऐसे घबराने की जरूरत नहीं है कि इसके पास अच्छे शब्द है, मेरे पास शब्द नहीं है। मिल जाएंगे आपको, थोड़ा सा अभ्यास करना है, वो सिखाई दिए जाएंगे। ठीक, आगे बढ़ते हैं। जन स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, इसको देखिए क्या, ये आपको अथवा में मिलेगा, 10 नंबर है कार्यालय पत्र का। एक तो आपसे लिखो, और नीचे है जोधपुर के नवीन प्रकाशन बीकानेर के व्यावसायिक पत्र, पत्र अपने आना, कार्यालय पत्र आ जाएगा। ज्यादा भी कुछ याद नहीं है तो ऐसा तो इस पर काम किया जा सकता है, और वो है का काम। ने बच्चों को याद तो देखो करवा रखा है। अब ये नहीं कि आप इससे बैच लेने के लिए प्रेरित हो ले ले, वो आपकी श्रद्धा, विश्वास, और आपको लगता है कि मैं फायदा होगा तो है। याद मैंने ठीक से तरीके से रटवा रखा है। ये कार्यालय पत्र लिखवा रहा है, और जिला कलेक्टर अजमेर की ओर से अधीक्षण अभियंता जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग अजमेर को ग्रीष्म काल में शहर दूर दराज की बस्तियों में समुचित जल वितरण व्यवस्था के लिए कार्यालय पत्र। आपको ये करेक्टर बदल जाएंगे, फॉर्मेट सेम रहेगा। अगर हम इस फॉर्मेट पर जाएं, इस पर चले तो ये जैसे आपकी पूरी कॉपी, तो जब भी कार्यालय पत्र लिखा तब मोटा मोटी आपको एक ड्राफ्ट बता से ऊपरी ऊपर हम ऐसा यहाँ पे जो है बेसिकली कुछ बॉक्स बना देता हूँ ताकि ठीक एक बॉक्स बन जाएगा। बॉक्स में लिखा जाएगा राजस्थान सरकार, और फिर वो कार्यालय विभाग प्रेषक जो अधिकारी भेजने वाला उसका नाम पता आ जाएगा ऊपर। राजस्थान सरकार लिख दे, यहाँ पे जो भेज रहा है ये कार्यालय का नाम, प्रेषक अधिकारी नाम, पद नाम। यहाँ पे आपको पत्रावली नंबर लिखना जो कि फिक्स हम रट लेंगे जब हम पढ़ेंगे डिटेल से इसको। पत्रावली नंबर वो क्यों लिख के आने, यहाँ पे आप दिनांक लिख कर आएंगे। इसमें आपको कोई ऐसे बहुत हार्ड एंड फास्ट लगेगा नहीं, हो सकता है सामान्य कार्यालय पत्र में ऊपरी ऊपर कार्यालय का नाम, जो अधिकारी भेज प्रेषक अधिकारी का। अब प्रेषित अधिकारी का नाम, जिनको भेजा जा रहा है तो जो प्रेषित है उनका नाम यहाँ पे आ जाएगा, प्रेषित अधिकारी का नाम इसके नीचे। अब इसमें ये सारा अभी तक तो इतना क्वेश्चन में आपको मिल रहा है। अब थोड़ा सा इसको और आगे बढ़ाएं, तो चूंकि सामान्य कार्यालय पत्र लिख रहे हैं हम, तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं इस बॉक्स में, इस बॉक्स में हम सब्जेक्ट विषय लिख देंगे, नीचे संदर्भ लिख देंगे, उसके नीचे हम संबोधन लिख, और फिर लेटर का मुख्य भाग आ जाएगा, और फिर नीचे नीचे इधर बहुधीय लिख के हस्ताक्षर कर देंगे। लेटर का एक पार्ट हो गया। और हमने याद कर रखा सेम लेटर को 2 पार्ट में लिखना होता है। नीचे वापस पत्रावली क्रमांक आ जाएगा, इधर यहाँ दिनांक आ जाएगा, यहाँ प्रतिलिपि आ जाएगा, किस किस को भेजा। देखो मेरा समझाने, ये जो हम लेटर बेसिकली कार्यालय पत्र तैयार करें, सब कुछ आपको परीक्षा में लिखा हुआ मिलेगा, केवल आपको व्यवस्थित करके आना, 10 नंबर मिल जाएंगे। ये 10 नंबर नहीं छोड़ रहे हैं, बजाय की संधि रट रहे हैं उसके आगे। अगला सवाल, ये वापस 10 नंबर का मामला है, परिपत्र। अब परिपत्र में आपको दिमाग में होना चाहिए, एक अगर लेटर का फॉर्मेट आप याद कर लेते तो उनमें इधर उधर थोड़ा थोड़ा करना है। पे शायद मैंने करवा भी रखा होगा, एक आध क्लास में आप सर्च करेंगे महेश भास्कर हिंदी प्रारूप कुछ ऐसा। अब इसमें सेम का सेम ऐसा ही ऊपरी ऊपर परिपत्र लिख रहे हैं तो राजस्थान सरकार आ जाएगा, और विभाग का नाम, वही पत्र क्रमांक, वही दिनांक, या बीच में बस आपको परिपत्र लिख देना है।
फिर आप विषय लिख देंगे, संदर्भ लिख देंगे, मुख्य भाग लिख देंगे, सेम वही लेटर वाला फॉर्मेट, ऐसा कैसा 10 नंबर का मामला है, फटाफट तैयार हो जाएगा। और मुख्य भाग लिख के फिर हस्ताक्षर, कोई पत्र क्रमांक, दिनांक, प्रतिलिपि किसको भेज रहे हैं, कोई 2 पार्ट में वापस से हो जाएगा। ये 10 नंबर आपको वापस पड़े हुए मिलेंगे। अब ये निविदा का फॉर्मेट लिखवा रहा है, सीधा सा ही है आपको। जब भी निविदा लिखें यही ऊपरी ऊपर, जैसे एक व्यक्ति से याद कराता हूं मैं, ये एक आदमी का मैं चित्र बना रहा हूं, उसको देखेंगे थोड़ा से नहीं बने, अज्यूम कर लेना कि हाँ आदमी बनाया है। ये इसका पैर हो गया, एक इधर एक इधर, ये आपकी निविदा है और ये 10 नंबर है। इस बार आएगी निविदा 10 नंबर, संधि उपसर्ग प्रत्यय कितना रटेंगे तब 10 नंबर। इधर सीधा पड़ा है, ऊपरी ऊपरी यहाँ पे वही राजस्थान सरकार और विभाग का नाम। इसको लेफ्ट या राइट जो आपको हाथ मानना है, एक हाथ की तरफ दिनांक, मैं मेरा अगर इधर समझू तो ये राइट में दिनांक, माफी चाहता हूँ, राइट में पत्र क्रमांक, दिनांक लेफ्ट होती है, लेफ्ट में दिनांक आ गया। अब दिनांक भी ऐसे दिमाग में लिख के जाओ कि सोचना नहीं पड़े, फटाफट 11 जनवरी 2025। पत्र क्रमांक में आपकी डेट ऑफ बर्थ, जैसे किसी की 3 जनवरी है, भी मैं बहुत डिटेल नहीं बता रहा हूँ, बस याद रखना 3 जनवरी लिख दिया जय। यहाँ विभाग का नाम देगा, तो जैसे मान लो अभियांत्रिकी विभाग आ गया तो अभी लिख दिया अभियांत्रिकी, फिर स्लेश, फिर आपकी डेट ऑफ बर्थ मान लो 1996 तो 19 और फिर ये 96 लिख दिया। ये एक फॉर्मेट हम रट लेंगे ना, इसको ऐसा कैसा इधर लिख के आ जाएंगे। सेम इधर दिनांक, यहाँ पे हम निविदा सूचना संख्या लिखते हैं चेस्ट नंबर पर, तो आप लिख दिया निविदा सूचना संख्या 24/, ये हमेशा फाइनेंशियल ईयर में आएगी। ये मुख्य भाग है जिसको हम ट्रिक से याद किया था हमने, कसूर धक्के नाम से एक ट्रिक लगा के इसकी एक टेबल तैयार कर ली। इधर निविदा की 5 शर्तें फिक्स रट के जानी है आपको, वो क्यों छाप के आनी है भाई। निविदा को बोलने का स्थान ये रहेगा, अगर आप डिले करते धरोहर राशि जब्त कर ली जाएगी, इतने दिन में काम करना जरूरी है, और समझ जो विवाद उनका न्यायिक क्षेत्र फिला जगह होगी। ये 5 शर्त रटनी है, वहीं पेस्ट करके आ जानी है। और यहाँ पे फिर इस अधोस्ताक्षर करता सिग्नेचर, ये निविदा तैयार हो गई। पत्र क्रमांक, दिनांक, सिर पर विभाग का नाम, राइट की तरफ पत्र क्रमांक, लेफ्ट की तरफ दिनांक, छाती पर चेस्ट नंबर मतलब निविदा सूचना संख्या, पेट वाला जो हिस्सा है यहाँ पर आपको जो डिटेल देगा वो, जिसमें एक टेबल रटनी है। फिर नीचे एक पैर की तरफ शर्त, एक पैर की तरफ सिग्नेचर। ये 10 नंबर का फॉर्मेट भी हो गया और निविदा ऐसी की आगे बढ़ते हैं। ये वाला जो पोर्शन है बेसिकली ये बहुत हार्ड एंड फास्ट नहीं है, आपने इंजीनियरिंग इंग्लिश में करी है मुझे पता है, आप लिख के आ जाओगे, वर्ड बाय वर्ड नहीं आता, कोई खास फर्क नहीं पड़ता। अब आते हैं हम भाग सी 20 नंबर। सोचिए जितना ग्रामर पूरा उतना एक निबंध पूरा, इस पर डिटेल से एक निबंध की क्लास अलग से ली जाएगी। इस पर आपको बताया जाएगा कि निबंध सही में कैसे लिखना, कैसे अच्छे नंबर ला सकते, कौन से इंपॉर्टेंट निबंध हो सकते। क्लास बैच में भी अब निबंध वाली अब शुरू करेंगे डिटेल के साथ में, मतलब कुछ क्लासेस आपको बैच में भी अब और देंगे जिससे आपका थोड़ा रिवीजन हो जाए। कुछ PYQs भी आप बैच में दूंगा 2013 से 2025 तक के, तो से कम चल जाएगा। मतलब वो आपके लिए रामबाण क्लास का एक फोल्डर बनवा दूंगा मैं, क्वालिफाई कैसे कर सकते हैं, तो एक फोल्डर होगा, वो 10 क्लासेस देख के जाएंगे, तो मैं ऐसा ज्यूम कर रहा हूँ कि शायद आप ठीक से नंबर ले आएंगे। और वो एक फोल्डर इस नाम से होगा अचूक फोल्डर, PYQs करवा दूंगा 10 साल के जो 5-6 मेंस लगे हैं। ये ट्रिक वाले कुछ फॉर्मेट रटवा दूंगा ताकि जिनको अच्छे नंबर लाने वो भी आ जाएंगे, जो क्वालिफाई करने के डर है उनसे मैं फीस वापस लौटा दूंगा उनकी, अगर क्वालिफाई वो नहीं कर पाए तो इसी एक ही बैच में, और कोई नया बैच नहीं शुरू करें। तो आप चाहें, आपको बहुत इंटरेस्ट है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। IN मेंस के नाम से बैच मिलेगा, ये ऐप डाउनलोड कर लें आप, इंडियन एजुकेटर। ये इसलिए बताना पड़ता है कि मुझे पता है कि आप बहुत सारे स्ट्रेस में हैं, यार बैच भी ले रखा है पर संधि की 20 क्लासेस है, उसका क्या करें। चिंता नहीं करनी है, याद करवा, नहीं अटकेंगे कहीं भी। मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में।